मोटिवेशनल फिजिक्स के इस क्लास में आप सबों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के प्लेन मिरर के द्वारा और डिफरेंट एंगल्स पर कैसे कैसे एंगल्स कितनी इमेजेस बनते हैं उसके विषय में पढ़े हम लोग। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, मिरर मूव कर रहा हो तो इमेज का वेलोसिटी क्या होगा, इसके विषय में हम लोग बृहद जानकारी पिछले क्लास में प्राप्त किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर मिरर को रोटेट किया जाए तो उसके रिफ्लेक्टेड लाइट पर क्या असर पड़ता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इस पर न्यूमेरिकल जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसका इस्तेमाल करें। ये प्लेन मिरर का ये 7वां क्लास हुआ, 7th क्लास प्लेन मिरर का। आज हम लोग पढ़ेंगे रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर, रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। तो इसमें इसको ध्यान से समझिए, ये आपका प्लेन मिरर है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ मिरर, दिस इज नॉर्मल। आपको मैंने पढ़ा दिया है, पहले भी बताया है, आप जानते हैं कि अगर इसी लाइन पर नॉर्मल में ही अगर कोई इंसिडेंट रे आता है तो फिर वो उसी लाइन पर उसी रास्ते से लौट जाएगा। मतलब इंसिडेंट का भी रास्ता यही होगा, रिफ्लेक्टेड का रास्ता भी यही होगा और नॉर्मल का रास्ता भी वही होगा। ये उस स्थिति में है जब यहाँ पर 90 के एंगल पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है, क्योंकि इस स्थिति में I और R ये दोनों 0 के बराबर हो जाएगा, यानी जिस रास्ते से लाइट आएगी उसी रास्ते से लौट जाएगी। मैंने आपको बताया था, इसको कहते हैं कि लाइट रिट्रेसेस इस पाथ, अपने रास्ते को दोहराती है, उसी रास्ते पर रिट्रेस करती है, लौट जाती है। यानी यही लाइन नॉर्मल भी है, यही लाइन रिफ्लेक्टेड रे का भी है, यही लाइन इंसिडेंट रे का है। R फॉर रिफ्लेक्टेड रे एंड I फॉर इंसिडेंट रे, ये हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं कि मिरर को यहां से रोटेट करते हैं। सपोज कीजिए कि मिरर को हमने थीटा एंगल से रोटेट किया इन दिस डायरेक्शन, इस दिशा में हम लोग मिरर को थीटा एंगल से रोटेट किए, लेकिन इंसिडेंट रे को हम फिक्स करते हैं। यहां पर हम इंसिडेंट रे को फिक्स करते हैं, मतलब कि मिरर को तो रोटेट किए लेकिन इंसिडेंट रे में कोई परिवर्तन हम लोग नहीं कर रहे, वो जैसे आ रहा है। जब आप मिरर को रोटेट करेंगे तो आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आपका नॉर्मल जो है वो उतने ही एंगल से शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, अरे पहले था मिरर ऐसे, जब ऐसे करेंगे तो नॉर्मल चेंज कर जाएगा ना, जो वहां से परपेंडिकुलर होगा वो चेंज कर जाएगा। यानी ये आपका शिफ्टेड पोजीशन होगा नॉर्मल का, दैट इज एन डैश। अब देखिए, अब शिफ्टेड पोजीशन, पहला वाला पोजीशन में क्या था, एन से लाइट आ रही थी और एन की तरफ ही लाइट जा रही थी। अब क्या हुआ, जैसे ही आपने मिरर को शिफ्ट किया कि आपका नॉर्मल शिफ्ट कर गया एन डैश इस तरफ थीटा एंगल से, क्योंकि आप मिरर को थीटा से रोटेट किए थे, भी थीटा से रोटेट कर जाएगा। हम लोग जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं हम लोग। तो ये नॉर्मल हुआ और ये आपका चूंकि इंसिडेंट रे फिक्स्ड है, इसको हम लोगों ने चेंज नहीं किया है। इसका मतलब है कि ये जो थीटा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगी। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस मालूम है तो आपको ये भी पता होगा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही होगा, नॉर्मल से उतना ही चेंज करेगा। यानी ये आपका हो गया आर डैश, यानी रिफ्लेक्टेड रे का सेकंड पोजीशन। अब देखिए, ये अगर थीटा है तो डेफिनेटली ये भी आपका थीटा होगा। तो पहला रिफ्लेक्टेड आर यहां पर था और दूसरा आर डैश यहां पर आ गया, तो कितने एंगल से शिफ्ट किया, थीटा प्लस थीटा, यानी ये टोटल हो गया आपका 2 थीटा। और ये उसी सेंस में, उसी दिशा में ये शिफ्ट कर रहा है, रोटेट कर रहा है जिस डायरेक्शन में आपने मिरर को रोटेट किया है। मिरर इस सेंस में है, यानी क्लॉक, अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये भी क्लॉकवाइज है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज। फिर से देखिए, बहुत आसान है। पहला, नॉर्मल के डायरेक्शन में ही हमने रे ऑफ लाइट को लाए, तो नॉर्मल के डायरेक्शन में लाए तो रे ऑफ लाइट उसी से लौट गई, क्योंकि आई और आर दोनों जीरो है।
यानी यही लाइन इंसिडेंट रे को भी नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे को भी और नॉर्मल तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोगों ने मान लिया कि इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है वो फिक्स्ड है, वो मतलब मिरर के घूमने से उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। अब हमने मिरर को इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल से घुमा दिया। जब आप मिरर को घुमाएंगे तो इसका नॉर्मल जो है वो भी आपको थीटा एंगल से घूम जाएगा, क्योंकि नॉर्मल तो वही इस स्थिति में ऐसे है, तो घुमाएंगे तो घूम जाएगा। और हम जानते हैं कि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और नॉर्मल का डायरेक्शन के बीच के एंगल को ही हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस करते हैं। यानी पहले वाले स्थिति में तो जीरो था, लेकिन अब वाले स्थिति में थीटा एंगल हो गया, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतने ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए होगा। इसलिए यह जो आर इस डायरेक्शन से जा रहा था वो अब ऐसे जाएगा, क्योंकि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है। तो हम लोग यहाँ पर फिगर में बिल्कुल देख रहे हैं कि आर पहले यहाँ था और यहाँ से यहाँ चला आया, मतलब कि 2 थीटा, माने जितना हम मिरर को रोटेट करेंगे उसके दोगुने एंगल से उसका एंगल उसका रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगा और उसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा जिस डायरेक्शन में मिरर को हम रोटेट करेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए। व्हेन ए प्लेन मिरर इज रोटेटेड by an angle theta, इसमें लिख दीजिए कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स्ड, कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स्ड, उसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं। व्हेन ए प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, देन रिफ्लेक्टेड ray rotates by an angle 2 theta in the same sense। सेम सेंस कहने का मतलब है क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी जिस डायरेक्शन में मिरर को घुमाएंगे रिफ्लेक्टेड रे दुगुने एंगल से उसी डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत जगह इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स हम लोगों को याद रखना इंपॉर्टेंट, ये 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट तो ये है कि इस तरह से मिरर को आपने घुमा दिया, रिफ्लेक्टेड रे चेंज कर दिया, तो साइज ऑफ द इमेज पर कोई असर नहीं पड़ता है। साइज ऑफ द इमेज remains the same। साइज ऑफ द इमेज रिमेन्स द सेम, साइज ऑफ द इमेज पर कोई असर नहीं पड़ता है। और साथ साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस आप क्या रखे हैं शुरू में उस पर भी डिपेंड नहीं करता है। द अबव सिचुएशन, जो अभी हम लोग बताए, द अबव सिचुएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड नहीं करता है। यानी हम लोग यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस शुरू में 0 रखे थे, अगर हम कोई दूसरा एंगल में रखते तो उससे कोई असर नहीं। आपको सिर्फ ये देखना है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को नहीं चेंज करना है, और दूसरा चीज कि जिस डायरेक्शन में हम एंगल मिरर को रोटेट करेंगे उसके जस्ट डबल एंगल से आपका रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगा, और उसी सेंस में, सेंस करने का मतलब है क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग आगे कई जगह न्यूमेरिकल्स में करेंगे। तो ये हो गया, इसको उतार लीजिए। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि अगर मिरर तो रोटेट हुआ, अगर मिरर को फिक्स रख दें और इंसिडेंट रे को अगर हम रोटेट करें तब क्या होगा, तब इसके रिफ्लेक्टेड रे पर क्या असर पड़ेगा। दूसरा, अभी लास्ट में कुछ प्लेन मिरर से जुड़ा हुआ कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात को हम डिस्कस करेंगे, जो बताएंगे, जो रेयरली बच्चे जानते हैं, रेयरली। अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा लिखिए, व्हेन द incident ray
on the plane mirror is rotated. When the incident ray on the plane mirror is rotated, यहां पर हम लोग मिरर को फिक्स रखेंगे, कीपिंग द पोजीशन ऑफ मिरर, प्लेन मिरर फिक्स्ड, कीपिंग द पोजीशन ऑफ प्लेन मिरर फिक्स्ड, इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। तो जब प्लेन मिरर का पोजीशन चेंज नहीं होगा तो उस पर नॉर्मल का पोजीशन भी चेंज नहीं होगा, वो तो अंडरस्टूड है, इसलिए उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये आपका प्लेन मिरर हुआ, ये नॉर्मल है, फिर हम लोग पहले की तरह इंसिडेंट लाइट को इसी पर लाते हैं, ये हुआ मेरा इंसिडेंट लाइट, फिर उसी तरह से, और जब इसी तरह से इंसिडेंट लाइट ऐसे आएगा तो रिफ्लेक्टेड लाइट भी ऊपर ही चला जाएगा और I बराबर R बराबर 0, पहले वाला केस, ताकि आपको समझने में सुविधा हो। ऐसे कोई भी एंगल लेंगे दैट मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग सुविधा के लिए ऐसा करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इंसिडेंट रे को हम ऐसे लाते हैं, इसको शिफ्ट कर देते हैं, इसको हम इंसिडेंट रे को हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया ऐसे, जो ऐसे था वो अब ऐसे कर दिया I डैश, और ये कितने एंगल से शिफ्ट किए, थीटा एंगल से। किस डायरेक्शन में शिफ्ट किए, इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि नॉर्मल यहां पर है और इंसिडेंट रे यहां पर है, और दोनों के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, तो रिफ्लेक्शन भी उतने ही से होगा, यानी ये वाला हो गया R डैश, ये R है, ये R डैश, और ये एंगल हो गया थीटा। तो देख रहे हैं क्या हम लोग कि इंसिडेंट रे को ऐसे लाते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाता है, उतने ही एंगल से जाता है, लेकिन उसका सेंस ऑफ डायरेक्शन अपोजिट। एक अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ फिर से देखिए, ये नॉर्मल में इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्टेड रे भी वही होगा पहले की तरह, और नॉर्मल भी वही है। अगर नॉर्मल से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज अगर थीटा एंगल शिफ्ट करते हैं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, और दोनों के डायरेक्शन सेम होंगे। यानी लिखेंगे हम लोग इन दिस केस रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स थ्रू the same angle as incident ray and in opposite sense, यानी उल्टा। In this case reflected ray rotates through the same angle as incident ray and in opposite सेंस। अगर एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो रोटेशन में दो तरह से हम लोग अभी देखे मिरर को रोटेट करने के विषय में। एक, अगर हम मिरर को रोटेट करते हैं थीटा से तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो आपको टू थीटा से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और सेम सेंस में, माने अगर उसको क्लॉकवाइज मिरर को रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज होगा, और अगर मिरर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, लेकिन डबल एंगल से। लेकिन जब हम इंसिडेंट रे को रोटेट करते हैं तो वैसी स्थिति में देखते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे उतने ही एंगल से रोटेट करेगा, डेविएट करेगा, लेकिन उसका सेंस ऑफ रोटेशन जो है अपोजिट होगा। यानी अगर हम एक को क्लॉकवाइज रखेंगे तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट था। अब जो इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाह रहे हैं तो देखिए, इसको पहले समझिए तो बाद में नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझिए पहले इसको। इससे मान लेते हैं, पहले तो ये जान लीजिए कि अगर कहीं से कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, कहीं से भी आ रही है, और अगर वो कट करती है तो यहां पर ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट का रूप है, और वो भी रियल ऑब्जेक्ट।
लेकिन अगर कहीं किसी इस तरह से अगर पीछे बढ़ाने पर अगर रे ऑफ लाइट से मान लेते हैं इस तरह का सिचुएशन अगर हो, मान लेते हैं कि अगर ऐसा सिचुएशन हो कि किसी पॉइंट से रे ऑफ लाइट बाहर की तरफ जा रही है, तो ये भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन है। मतलब अब अभी डायरेक्टली रे ऑफ लाइट मिल रही है, मतलब रिफ्लेक्शन की बात अभी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर कहीं रिफ्लेक्शन के बाद अगर मिलती है, इसे रे ऑफ लाइट यहां से गया और फिर यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, तो जब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तब यहां पर इमेज होगा। और अगर पीछे बढ़ाने पर इमेज बनता है तो उसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज। मैंने कहने का मतलब है रे ऑफ लाइट कट करता है यूं ही तो ऑब्जेक्ट, और अगर रिफ्लेक्ट करने के बाद अगर रे ऑफ लाइट पीछे बढ़ाते हैं या डायरेक्ट कट करता है तो वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। डायरेक्ट कट करेगा तो रियल, और इनडायरेक्ट कट करेगा मतलब पीछे बढ़ाने पर कट करेगा तो उसको वर्चुअल कहते हैं। ये तो सिंपल चीज है, लेकिन जो बताना चाहते हैं सो देखिए, ये तो विशेष चीज नहीं है। आप जो देखिए बताना चाह रहे हैं, पहला पॉइंट, ये मिरर है और यहां पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पहले ही बता चुके हैं। और यहां से एक रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ और ये रिफ्लेक्ट कर गया, तो कहीं बढ़ाने पर पीछे बढ़ेगा। ये ऐसे है, ये भी रिफ्लेक्ट किया और ये पीछे बढ़ाने पर यहां कट करता है जहां इमेज बनता है। और आपको मालूम है कि यह दूरी x होगा, यह भी दूरी x होगा, ये पॉइंट। अब यहां पर हम ये आप जानते हैं कि ये जो है वो रियल ऑब्जेक्ट है, ये है रियल ऑब्जेक्ट, और ये है आपका वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कहने का मतलब है कि इस इमेज को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, वो जहां है। ऐसा नहीं कि आप मिरर के पीछे जाकर के ऑब्जेक्ट को आप पकड़ लीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है। ये इमेज है नहीं, वो इमेज अंदर मिरर के है और काल्पनिक रूप से चूंकि वहां से आती हुई रे दिखाई पड़ती है, इसलिए इमेज का नाम दिया। अब दूसरा सिचुएशन देखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बिल्कुल आप जानते हैं, आप पढ़े हैं कि प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। जहां भी आप प्लेन मिरर पढ़ते हैं तो वहां सबसे पहले बताया जाता है कि ऑब्जेक्ट का इमेज वर्चुअल होता है। लेकिन थोड़ा सा एक दूसरा सिचुएशन देखिए, सपोज कीजिए कि यहां से कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, कहीं से आ रही है। अगर ये मिरर नहीं होता तो आगे बढ़ती, यहां से भी कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, अगर ये मिरर नहीं होता तो कहीं आगे बढ़ती और वो यहां पर कट करती। देखिए ये रे ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि बिना रिफ्लेक्शन में इमेज नहीं बनता है। ये रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, ये कहीं से रे ऑफ लाइट आकर के इंसिडेंट हुई, और यहां पर अगर मिरर नहीं होता, इन एब्सेंस ऑफ मिरर, ये कहां कट कर रहा है, आई पर कट करता है। तो चूंकि ये रियल रूप में नहीं कट कर रहा है, तो और अभी बताया हम कि अगर इस तरह से रे ऑफ लाइट बिना रिफ्लेक्शन का कट करती है तो ऑब्जेक्ट का वहां पर आपका फॉर्मेशन होता है। तो ये चूंकि काल्पनिक रूप में कट कर रही है, सो इट इज कॉल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बिल्कुल क्लियर। ये रे ऑफ लाइट कहीं से आ रही है, इंसिडेंट हुई, लेकिन रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं अभी। अगर वो मिरर नहीं होता तो सीधे जाकर के कहीं कट करती, अगर वो डायरेक्ट कट करती तो रियल ऑब्जेक्ट बनता, और अगर वो पीछे बढ़ाने पर एक्सटेंड कर रही है, एक्सटेंड करने से कट कर रही है वर्चुअली, इसलिए कहेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और यहां पर आप देखिए कि ये रे ऑफ लाइट कट करेगी ऐसे, ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करेगी ऐसे, और यहां पर डायरेक्ट रूप में कट करेगा। और आप जानते हैं कि डायरेक्ट रूप में जब रिफ्लेक्टेड लाइट कट करता है तो वहां पर बनता है रियल इमेज, वहां बनता है रियल इमेज। मतलब यह बात बिल्कुल क्लियर हो गया। इसको बहुत इंपॉर्टेंटली सुझानिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज है तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट रियल है। प्लेन मिरर में अगर रियल इमेज की बात करते हैं तो इसका मतलब है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यानी वर्चुअल इमेज प्लेन मिरर में तभी बनता है जब ऑब्जेक्ट हमारा रियल हो। प्लेन मिरर में अगर रियल इमेज बनता है, जो न बच्चे जानते हैं, न किताबों में लिखा रहता है, न कोई पढ़ाते हैं, रियल इमेज का फॉर्मेशन अगर प्लेन मिरर में है तो इसका मतलब है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो इमेज रियल होगा, ऑब्जेक्ट रियल होगा तो इमेज वर्चुअल होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट कर लीजिए।
और ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि रे ऑफ लाइट अगर डायरेक्टली हिट करे, कट करे, तो वहां पर ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन होता है। अगर डायरेक्ट कट करेगा तो रियल ऑब्जेक्ट होगा, और अगर इन एब्सेंस में आई इस तरह से बढ़ाने पर अगर कट करता है वर्चुअली, तो वहां पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनता है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज और रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सिर्फ ये दिमाग में नहीं होना चाहिए आपके कि हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। दूसरी चीज, एक दूसरा भी चीज देख लीजिए, जैसे मिरर है और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी ही दूरी पर इसका इमेज, और ये बन गया ऐसे। और इसको हम लोग कहते हैं इरेक्ट, सीधा, या इसको कहते हैं अपराइट, सीधा। यानी दो चीज हम लोग बचपन से कहिए, शुरू से कहिए, जब से फिजिक्स शुरू किए, जब से मिरर शुरू किए, जब से रिफ्लेक्शन शुरू किए, तो पढ़ते चले आ रहे हैं कि प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है, प्लेन मिरर में हमेशा इमेज सीधा होता है, अपराइट होता है। लेकिन थोड़ा सा एक जरा सिचुएशन ये देखिए, ये मिरर है और मिरर के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ हो 90 पर, तो उसका इमेज ऐसे बनेगा कि नहीं। अब ये क्या अपराइट है, ये है इन्वर्टेड, उल्टा। मतलब कि इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन भी हो सकता है एक विशेष परिस्थिति में। यानी हम ये नहीं कर सकते हैं कि हमेशा सीधा इमेज बनता है। अगर हमेशा है तो आपको बताना पड़ेगा किस तरह का सिचुएशन है, नहीं तो विशेष परिस्थिति में उल्टा इमेज का भी फॉर्मेशन हो सकता है, विशेष परिस्थिति में रियल इमेज का भी फॉर्मेशन हो सकता है। इसलिए कुछ वैसी बात नहीं याद रखनी चाहिए कि परमानेंटली ऐसा ही होता है। उसके अपवाद, एक्सेप्शंस या स्पेशल केसेस वो याद होना चाहिए। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में उन्हीं स्पेशल पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं, फोकस करते हैं क्वेश्चन सेटर्स, और वो जानना चाहते हैं कि जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, जो कल के डॉक्टर्स, इंजीनियर बनेंगे, उनको वहाँ तक पहुँच है कि नहीं, उनकी सोच की पहुँच है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम लोग जितने भी क्लास पढ़ेंगे, मैं आपको वैसे उन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा जिनसे कॉमनली वाकिफ बच्चे नहीं रहते हैं या उसको छोड़ के चलते हैं। ऐसा होता ही तो होता ही है, तो उस चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे और बात करेंगे। धन्यवाद।